हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे जस्ट पिछले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में किस तरह से फूड और न्यूट्रिएंट और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट समझ रहे थे, और वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू होता है रिस्पॉन्सिबल, उसको हम लोग जाइलम टिश्यू बोलते हैं। हाँ, ये एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से 3 टाइप के इसके सेल्स तो डेड होते हैं, और उसमें से एक जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, एक ब्रांचिंग बनाता है, हर जगह ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जैसे आर्टरी वेन्स होते हैं, और उसी के थ्रू वाटर और मिनरल्स ऊपर जाता है उसके थ्रू। लेकिन ये फोर्स कहाँ से जनरेट होता है? फोर्स जनरेट होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है, सन का हीट पड़ता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं प्लांट के या ट्री के बड़े बड़े, वो वाटर लॉस करते हैं, एयर में वाटर अपना छोड़ते रहते हैं वेपर के फॉर्म में, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर लॉस होगा तो वाटर की कमी होगी प्लांट बॉडी में, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा रूट हेयर्स पे या रूट्स पे, जो प्लांट के रूट है उसके रूट्स पे प्रेशर क्रिएट होगा, और उसकी वजह से वो और तेज़ी से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर के साथ साथ मिनरल भी आ जाएगा, उसमें घुला रहता है ना। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन तेज़ी से बढ़ जाता है जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, और इसी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स पे, उसको सक्शन पुल बोलते हैं या सक्शन प्रेशर बोलते हैं। सक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सक करना, खींचना। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल को सक कर रहा है हमारा रूट हेयर्स, यहाँ से निचले पार्ट से सबसे ऊपरी पार्ट, यानी हर एक पार्ट तक वाटर और मिनरल को पहुँचा रहा है। ठीक है, तो ये सक्शन पुल बहुत ज़रूरी फोर्स है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसकी सहायता से बड़े बड़े जो ट्री हैं वो कई फीट कई मीटर लंबाई में होते हैं, टॉल होते हैं, वो इसी फोर्स के थ्रू या इसी प्रेशर के थ्रू उतनी ऊंचाई तक प्लांट में वाटर या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट इतनी ऊंचाई तक हो पाना इम्पॉसिबल है ना। जैसे रूट्स हेयर्स में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि सॉयल में मिनरल ज़्यादा है और प्लांट के अंदर कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से मिनरल लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, हम लोग पढ़े थे, तो उसके साथ वाटर भी जाएगा ताकि वो बैलेंस हो जाए मिनरल का। तो थोड़े लेवल पर एक छोटा सा फोर्स क्रिएट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, लेकिन मेन जो फोर्स है वो हमारा सक्शन पुल है, जिसकी सहायता से प्लांट जो है वाटर और मिनरल को रूट से बाकी सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग पढ़ने ही जा रहे थे, तो उसके बाद वीडियो एंड हो गया कि फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीव्स में, वो कैसे प्लांट के बाकी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे वो जाता है ना। तो इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो फूड और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू होता है प्लांट में, उसको बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू। ये भी एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू है। तो 2 तरह के वेस्कुलर टिश्यू हमारे प्लांट बॉडी में होते हैं। एक जाइलम टिश्यू जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल्स, मिनरल मतलब सभी आयन सॉल्ट्स, और फ्लोएम टिश्यू जो केवल फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये फ्लोएम टिश्यू भी 4 तरह के होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, है ना। तो फ्लोएम टिश्यू में जो पहला टाइप का सेल है सीव ट्यूब, ये भी बहुत पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। लीफ से लेकर हर एक पार्ट तक पतले पतले, वो हर तरफ ब्रांचिंग एकदम फैली रहती है जाल की तरह, और इसी ट्यूब के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। और कंपेनियन सेल उसके साथ में लगे रहते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, कि फूड नीचे आ रहा है, रूट्स तक आ रहा है ना, कि फूड जो है नीचे आ रहा है, कि फूड ऊपर जा रहा है। उसमें सहायता करते हैं हमारे कंपेनियन सेल, इसीलिए इनका नाम है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब ही होता है सहायक। ठीक है, तो सीव ट्यूब एक ट्यूब जैसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा ब्रांच्ड होता है, पूरे प्लांट बॉडी ट्री के बॉडी में फैला रहता है, और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो फूड जो बनता है वो उसी की सहायता से प्लांट के हर एक हिस्से तक ट्रांसपोर्ट होता है, फैल जाता है। और इस ट्रांसपोर्ट होने में जो सेल दूसरा सेल हेल्प करता है उसका, वो है कंपेनियन सेल। बाकी जो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर तो जो डेड सेल होता है
फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है, यानी जो फूड बना रहता है हमारे प्लांट बॉडी में। हम सब जानते हैं कि बहुत सारा फूड यूज हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है और उससे प्लांट का ग्रोथ होता है, और कुछ फूड जो है स्टोर हो जाता है हमारे प्लांट के कई सारे पार्ट्स में, जैसे फ्रूट में, स्टेम में और बाकी सारे पार्ट्स में जो फूड बना रहता है वो स्टोर हो जाता है। तो फूड का स्टोरेज भी प्लांट करते रहते हैं, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, तो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये फ्लोएम टिश्यू जैसे कि हम लोग देख रहे थे, पानी के लिए सक्शन पुल प्रेशर का ज़रूरत होता है, तब जाकर पानी जो है उतनी ऊंचाई तक रूट से लेकर ट्री के ऊंचाई तक या बड़े बड़े पौधों तक पहुंचता है। तो ये फ्लोएम कैसे आखिर फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसके लिए भी कुछ प्रेशर या कुछ चाहिए। तो फ्लोएम को चाहता है एनर्जी, है ना। फ्लोएम को एनर्जी चाहता है एटीपी के फॉर्म में। ये जो फ्लोएम टिश्यू हमारा है इसको चाहता है एनर्जी, यानी जो फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा या रेस्पिरेशन जो हो रहा है, प्लांट में रेस्पिरेशन भी हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, और रेस्पिरेशन के द्वारा क्या बनता है, एनर्जी। तो उसी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है फ्लोएम टिश्यू यूज करता है और उसकी सहायता से फिर जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी यूज कर रहा है फ्लोएम टिश्यू। जो रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी बनता है प्लांट के बॉडी में, उस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज करता है और उसी एनर्जी की सहायता से ही ये फूड को लीफ से लेकर प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका मैकेनिज्म है। तो फ्लोएम एनर्जी यूज करता है तभी ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट बॉडी में, फ्रॉम द लीव्स टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट और ट्री। क्लियर। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एक तो छोटे टॉपिक छूट गए हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक एंड हो जाएगा। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन तो इतना ही था। बेसिक तो यही था और बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें दी रहती हैं। मेन ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। एग्ज़ाम के लिए और ओवरऑल सारा जो कॉन्सेप्ट बेसिक था वो यही था। देन कुछ जो टॉपिक छूट गए थे उसमें कौन सा टॉपिक था, एक हाँ प्लांट में ही था। प्लांट में ही एक टॉपिक था कि प्लांट जो है, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बहुत ही कम एनर्जी, या प्लांट जो है एनर्जी बहुत कम यूज करता है। क्यों यूज करता है कम एनर्जी? क्योंकि प्लांट इमोबाइल होता है। इमोबाइल मतलब प्लांट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, एक जगह जड़ से अपने फिक्स रहता है ज़मीन से। ठीक है, हम लोग एनिमल है, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो पहला तो इस प्लांट का ये कैरेक्टर है, इसकी वजह से इसको कम एनर्जी चाहता है। दूसरा क्या है कि दूसरा अगर हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे क्लास 9 में, कि प्लांट के जो बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं वो अधिकतर डेड सेल से बने होते हैं। तो बहुत सारे जो प्लांट के बॉडी के सेल्स हैं वो डेड सेल, जैसे जाइलम टिश्यू भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 4 में से 3 टाइप के जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं, यानी वो नॉन लिविंग होते हैं, उनमें कोई लाइफ नहीं होता है। इसी तरह से फ्लोएम टिश्यू में भी एक टाइप का सेल जो डेड होता है। तो बहुत सारे तरह के सेल्स जो होते हैं प्लांट के बाहर के लेयर के या अंदर के कुछ डेड होते हैं। तो डेड सेल है तो उनको तो एनर्जी चाहिए नहीं, तो एक तो प्लांट मूव नहीं करते हैं, दूसरा डेड सेल है, बहुत सारे डेड सेल भी हैं इनमें। इस वजह से प्लांट को लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसलिए प्लांट को एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ती है और इसी वजह से प्लांट में जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का बड़े ही आराम से होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो भी आप देखे होंगे धीरे धीरे होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से अचानक से हो जाता है। तो अपना एक सूटेबल टाइम लेकर होता है। और एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट एनर्जी बहुत कम लेता है, उसको एक बॉडी को कम आवश्यकता होती है, इसलिए वो थोड़ी एनर्जी में वो सर्वाइव कर जाता है प्लांट। जबकि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहता है, हम लोग मूव करते हैं, सांस लेते हैं अलावा बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो दैट इज़ वाई आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मच हायर एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो ये एक छोटा टॉपिक छोटा था। और अगर एनिमल में
ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था, वो भी मैंने डिस्कस थोड़ा सा किया था कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट के चैम्बर अलग अलग होते हैं, है ना। अगर लोअर एनिमल की बात करें जैसे कि फिश, तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, उनके हार्ट जो होते हैं 2 चैम्बर के होते हैं। अगर फिश के आगे बढ़ें, एम्फीबियन में यानी फ्रॉग ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए एक एनिमल, तो इसमें कितने होते हैं 3 चैम्बर, ठीक है। फिर रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले एनिमल जो लैंड पे रेंगते हैं, जैसे स्नेक वगैरह हो गया, टर्टल भी हो गया, तो मान लेते हैं स्नेक एग्जाम्पल के लिए एक एनिमल, 3 चैम्बर। और फिर बर्ड्स एंड ह्यूमन मैमल बोल सकते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है। तो छोटे से बड़े एनिमल की तरफ अगर हम लोग ध्यान से उनका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हम लोग पाएंगे कि फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। मान लेते हैं इसे बॉक्स जैसे बना दिए, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ऊपर का एट्रियम है, नीचे का वेंट्रिकल है, जैसे कि ह्यूमन में होता है। तो ब्लड जो आएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा और सीधे निकल के बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से सोचें या समझें तो ब्लड एक ही बार एट्रियम में आया, फिर वेंट्रिकल में गया, उसके बाद पूरे बॉडी में चला गया। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, जबकि हम लोग ह्यूमन में पढ़े थे वहाँ जो हार्ट में ब्लड जो है 2 बार जा रहा था, एक बार राइट चैम्बर में दोनों में जा रहा था, एक बार लेफ्ट चैम्बर में दोनों में जा रहा था, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बट छोटे एनिमल्स में चूँकि चैम्बर कम होते हैं, इसलिए हार्ट के चैम्बर कम होने की वजह से सर्कुलेशन भी कम बार होता है। और जब चैम्बर कम रहते हैं तो जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड, जैसे कि कोई ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जिसको ब्लड बोलते हैं, या बहुत सारा CO2 भरा हुआ है ब्लड में तो जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो दोनों ही आएगा इसमें और फिर इसमें चला जाएगा, है ना। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन के लिए अलग ब्लड का रास्ता है और वेंट्रिकल मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग रास्ता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए एक खास स्पेशल कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं है ना। इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये फिश का, ये बहुत ही सिंपल होता है और इनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है, इसका ब्लड का जो टेम्परेचर है, वो बाहर जो पानी में रहते हैं उसके टेम्परेचर के बराबर रहता है। और इसका वजह यही है कि ये सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है और 2 ही चैम्बर्ड हार्ट हैं और ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड एक साथ मिक्स है, तो उसका सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए इनके बॉडी का टेम्परेचर इसके बाहर के टेम्परेचर के कम्प्लीटली इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। और थोड़ा इससे बड़े एनिमल में जाएँ, एम्फीबियन यानी जो दोनों तरफ रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी, जैसे फ्रॉग, तो इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट फ्रॉग में होता है। तो इसके कंपैरिजन में इसका जो मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो ज़्यादा एडवांस होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा हद तक सेपरेट आउट होते हैं। तो फिर भी ये लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल में एम्फीबियन भी आता है, ठीक। और इसका हार्ट में 3 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स में जाएंगे, रेंगने वाले एनिमल्स में, स्नेक वगैरह में, यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे भी होता है। एक्सेप्शन एक है क्रोकोडाइल में होता है, वो भी रेप्टाइल में आता है क्रोकोडाइल, लेकिन इसके कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4, ठीक है। तो क्रोकोडाइल रेप्टाइल में ही एनिमल है, लेकिन एक्सेप्शन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बर्ड्स और मैमल जैसी पाई जाती है। उसके हार्ट में 4 चैम्बर है, वो काफ़ी एडवांस उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। और बर्ड्स मैमल का हम लोग जान ही रहे हैं, मैमल्स में हम सब आते हैं, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमंस और बर्ड्स,
इन सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल यानी ऐसे एनिमल जिनके ब्लड का या बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम्प्लीटली डिफरेंट हो, है ना, यानी बाहर के टेम्परेचर से अलग ही रहता है। जैसे हम लोग हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर एवरेज हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, भले बाहर कितना भी रहे, तो वो जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है अंदर का, हमारा ब्लड जो वार्म रहता है, इसीलिए हम लोगों को वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। बर्ड्स को और मैमल्स को दोनों को वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट है और 4 चैम्बर्ड हार्ट का हम लोग फंक्शन समझ चुके हैं कैसे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 अलग चैम्बर से जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 अलग चैम्बर से जाता है। तो 4 चैम्बर होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता है और ये सेपरेटली मूव करते हैं और अच्छे से सारा सर्कुलेशन प्रोसेस होता है ना। अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिल जाए तो सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा और शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन में जो स्पेशल क्वालिटी है वार्म ब्लडेड की, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की बॉडी की, वो इसी वजह से है। तो ये कुछ टॉपिक थी जो छूट गई थी और इसके साथ ही ये ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हमारा एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा लास्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस का, जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन में या छोटे एनिमल्स में या प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, कैसे वो वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम बेसिक जितने भी टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे एक्सक्रीशन में।